we start with part 2 of session 7, and this is the next time series method when the time series is just containing largely a horizontal component. This second method is called weighted moving averages method. देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए फिर रिपीट कर दूं कि अगर डिमांड टाइम सीरीज में पास्ट सेल्स की टाइम सीरीज में सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो आप कोई भी मेथड यूज करो फोरकास्टिंग करने के लिए, वो मेथड बेस्ड है एवरेजेस कंप्यूट करने पर। जो फोरकास्ट निकलेगी अगले पीरियड के लिए वो पास्ट सेल्स की एवरेज लेकर ही जो वैल्यू आएगी वही होगी फ्यूचर डिमांड। सिर्फ क्वेश्चन ये है कि वो एवरेज आप कैसे निकालते हो। दो चीजें, क्या आप वो एवरेज मींस आप वो एवरेज कम पास्ट सेल्स वैल्यूज लेते हो कि ज्यादा पास्ट सेल्स वैल्यूज लेते हो, मतलब व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज में जब हमने बात की थी कि हम सिर्फ पास्ट 3 सेल्स ले रहे हैं तो द ऑर्डर ऑफ द मूविंग एवरेज इज 3। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं सर बहुत ज्यादा पास्ट सेल्स वैल्यूज लेकर 50 पास्ट सेल्स वैल्यूज लेकर मैं एवरेज निकाल लूंगा, द ऑर्डर ऑफ द मूविंग एवरेज इज 50, सो दैट इज n इज इक्वल टू 50। तो एक चीज तो डिपेंड करती है कि एवरेज कितनी वैल्यूज को लेकर निकाला जाएगा। दूसरी चीज, सिंपल मूविंग एवरेजेस में दूसरी चीज है नहीं, क्योंकि आप सिंपल मीन ले रहे हो। जो भी वैल्यूज आपने पास्ट सेल्स की ली हैं आप उनका सिंपल मीन निकाल रहे हो, मतलब आप हर वैल्यू जो मीन निकालने के लिए यूज कर रहे हो उसको जो वेटेज एलोकेट कर रहे हो दैट इज द सेम। अगर आप 4 पास्ट सेल्स वैल्यूज ले रहे हो, n अगर 4 है तो वेटेज आ जाएगी 1/4 0.25। अगर आप 8 वैल्यूज ले रहे हो, 8 पास्ट सेल्स वैल्यूज ले रहे हो, फिर आप एवरेज निकाल रहे हो, फिर 8 की 8 वैल्यूज की जो वेटेज है वो सेम है, द वेटेज इज 1/8 0.25। लेकिन वेटेड मूविंग एवरेज में ये भी आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आपने हर पास्ट सेल्स वैल्यू जिसको एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कर रहे हो, आप उसको कितना वेट एलोकेट करना चाह रहे हो। जैसे सिंपल मूविंग एवरेजेस में आपने कहा कि अगर आपने देखा कि आपकी डिमांड टाइम सीरीज में हल्का सा ट्रेंड है तो आप ज्यादा वैल्यूज मत लो, छोटी एन वैल्यू लो। तो छोटी एन वैल्यू लेने से, क्योंकि ट्रेंड तो नजदीक वाली वैल्यूज में ज्यादा नजर आ रहा है, तो आपका एवरेज जो है जो अब निकल कर आएगा वो ज्यादा केयर ले लेगा ट्रेंड की। लेकिन वेटेड मूविंग एवरेज जो है वो कहता है कि ठीक है एन छोटा लो, लेकिन उसमें भी उसके बाद भी मैं आपको एडिशनल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि जो मोस्ट रिसेंट पास्ट सेल्स वैल्यू है उसकी आप वेटेज कर दो 0.6, उससे पुराने की कर दो 0.3, जो तीसरी वैल्यू आपने सपोज ली, अगर आपने 3 ही वैल्यू ली उसकी हो गई 0.1। तो वेटेज भी मींस एन वैल्यू तो आप लोगे ही लोगे, लेकिन उसके बाद जितनी एन वैल्यूज ली हैं एवरेज निकालने के लिए उनको वेटेज क्या क्या देनी है वो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है। सो व्हाट डू वी डू इन द वेटेड मूविंग एवरेजेस मेथड, वी डिसाइड that what is the weightage to be allocated to each sales value for computing the forecast. So the equation becomes that forecast for the next period ft plus 1 is equal to, पिछली बार तो हम कर रहे थे dt minus 1 whole upon n, और इसका मतलब होता था कि हर वैल्यू के साथ लगा हुआ है 1/n 1/n 1/n, लेकिन वेटेड मूविंग एवरेज में है ft plus 1 is equal to Wt into dt, where Wt is the weightage that we have assigned to the value dt. Then for the demand value, past sales value dt minus 1, we have assigned the weight Wt minus 1, and so on up for the last past sales value some weight has been given. The only care that you have to take is that the sum of the weights Wt plus Wt minus 1 plus so on up to plus Wt, this is always equal to 1. तो जैसे मैंने एग्जांपल ली कि अगर हमने सिर्फ 3 वैल्यूज ली होती, अगर मैं मोस्ट रिसेंट को दे रहा हूं 0.6, उससे पुरानी को दे रहा हूं 0.3, तो लास्ट को मुझे देना ही पड़ेगा 0.1, सो एज टू 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.1 बिकम्स 1। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे हम वेट सिलेक्ट करते हैं। तो बच्चों उसमें वही कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो डिमांड टाइम सीरीज है, जो पास्ट सेल्स वैल्यूज हैं, वो कोई ट्रेंड नहीं दिखा रही, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही दिखा रही है, सबको आप सेम सी वेटेज दो।
और आप देखेंगे आगे चलकर कि लो वैल्यू ऑफ वेट देने पर 0.1, 0.2 सभी, मतलब आप मोस्ट रीसेंट डिमांड को 0.1, 0.2 इतनी की वैल्यू दे दो, सभी को सेम, मतलब आप सबको सेम वेटेज दे दीजिए, आपका रिजल्ट ठीक आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप देखते हो कि आपकी जो डिमांड टाइम सीरीज है जिसको यूज कर हम फ्यूचर डिमांड निकालने लगे हैं, उसमें हल्का फुल्का ट्रेंड का कंपोनेंट है, तो पहले तो वैल्यूज ही कम लेनी है, प्लस वो जो कम वैल्यूज ली हैं उनमें जो मोस्ट रीसेंट सेल्स वैल्यू है उसको ज्यादा डिमांड, उसको ज्यादा वेटेज एलोकेट करो, और जैसे जैसे डिमांड वैल्यूज पुरानी होती जा रही हैं, मोस्ट ज्यादा पास्ट में जाती जा रही हैं, तो जो वेटेज एलोकेट करनी है वो कम करते रहिए। दैट इज द थंब रूल। पता कैसे लगता है ये सारा ट्रायल एंड एरर से। ट्रायल एंड एरर से कैसे? सपोज आपके पास 50 पुरानी वैल्यूज हैं और अब आप 51st पीरियड के लिए डिमांड निकालना चाह रहे हो, तो भाई आप क्या करो, 50th वैल्यू तक आपके पास है ना एक्चुअल सेल्स की, आप जानबूझकर ये मानो कि आपके पास सिर्फ 49 वैल्यूज हैं, 50th में एक्चुअली आपके पास वैल्यू है, लेकिन आप सोचो कि मैं 49th पीरियड में बैठा हूं, मैंने 50th के लिए फोरकास्ट करना है। तो ट्रायल एंड एरर से अलग अलग एंड वैल्यूज लो, अलग अलग वेटेजेस लो, और देखो कि क्या सेटअप लेकर 50th पीरियड के लिए मेरा फोरकास्ट मोस्ट एक्यूरेट निकल कर आता है। तो फोरकास्ट निकलेगा 50th पीरियड के लिए, उस 50th की आपके पास एक्चुअल सेल्स भी है, कंपेयर कर लो। जिस सेट ऑफ कंडीशन से यू आर गेटिंग द बेस्ट फोरकास्ट नियर टू द एक्चुअल डिमांड, आगे समय के लिए भी वही सेट ऑफ कंडीशंस कर फोरकास्टिंग करते रहिए, चाहे वो एन की वैल्यू सिलेक्ट करनी है, चाहे वो वेटेज की वैल्यू सिलेक्ट करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन लेट अस सी दैट व्हाई दीज मेथड्स आर नॉट सो पॉपुलर। क्योंकि जब टाइम सीरीज में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है तो सबसे कॉमनली यूज्ड, सबसे पॉपुलर मेथड जो है वो है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्टिंग मेथड, ना कि सिंपल और वेटेड मूविंग एवरेजेस मेथड। क्या कमियां हैं इन मेथड्स में, क्यों ये पॉपुलर नहीं हो पाए? स्टूडेंट्स, नंबर एक जो इनमें सबसे बड़ी कमी है, इनमें आपको बहुत ज्यादा डेटा अपने पास स्टोर करके रखना पड़ता है। क्योंकि आप हर पीरियड में जब होते हो, आपको कुछ एन पीरियड्स का डेटा चाहिए, आपको मोस्ट रीसेंट डिमांड चाहिए, आपको सबसे पुरानी डिमांड चाहिए। व्हेन यू मूव फ्रॉम दिस पीरियड टू द नेक्स्ट पीरियड, फिर आप वो सबसे पुरानी डिमांड निकाल दोगे, सबसे रीसेंट जो सेल्स हुई है वो आप इंक्लूड कर दोगे, और ऐसे आप पीरियड टू पीरियड चलते रहोगे। सो इन एनी पीरियड यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ डेटा पर्टेनिंग टू द पास्ट सेल्स। दूसरी लिमिटेशन, मैं उसको लिमिटेशन नहीं कहूंगा, क्योंकि लिमिटेशन क्या है जो लिटरेचर बोलता है, लिमिटेशन है कि भाई अगर ट्रेंड कंपोनेंट बहुत ज्यादा है किसी टाइम सीरीज में, तो ये मेथड ठीक फोरकास्ट नहीं देते। भाई ये क्यों देंगे, ये तो बेचारे हैं ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, बट स्टिल दिस इज ट्रीटेड एज ए डिसएडवांटेज, सो आई हैव पेन्ड इट डाउन, रिटन इट डाउन फॉर यू। बट द मेजर एडवांटेज इज दैट देयर आर लिमिटेशंस of carrying a lot of data on in every period, so this sort of becomes a constraint. So to overcome this limitation that I have mentioned in bullet number 1, this method is used. So whenever you have time series with a horizontal component, this is the method that is most popularly used, called the simple exponential smoothing method. But this is just a modification of the weighted moving averages method. बट ये सिर्फ दो वैल्यूज लेता है और उनकी वेटेड एवरेज निकाल देता है। जैसे वेटेड मूविंग एवरेज मेथड आपने देखा, उसमें तो वो कई वैल्यूज लेता है फिर उसकी वेटेड एवरेज निकालता है। यहां हम सिर्फ दो पैरामीटर्स आपसे मांगेंगे, उन दो पैरामीटर्स की वैल्यू लेकर उनकी वेटेड एवरेज निकाल देंगे। दैट वुड बी द फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड। और वो दो टर्म्स क्या हैं? पहली टर्म है मोस्ट रीसेंट डिमांड। क्या कहते हैं उसको? हम टी पीरियड में बैठकर फोरकास्ट कर रहे हैं, टी पीरियड की जो एक्चुअल डिमांड हमें अभी अभी मिली है, दैट इज कॉल्ड डीटी। सो इट नीड्स द मोस्ट रीसेंट पीरियड्स डिमांड, दैट इज डीटी, एंड इट रिक्वायर्स द मोस्ट रीसेंट फोरकास्ट दैट यू हैड डन। द मोस्ट रीसेंट फोरकास्ट दैट यू हैड डन वाज एफटी, जो आपने t-1 पीरियड में इस t पीरियड के लिए किया होगा। सो वो भी आपके पास है एफटी वैल्यू, क्योंकि वो तो ft-1 पीरियड में ही आपने कर ली थी। और जो dt एक्चुअली अब सेल्स हुई है, और t-1 में बैठकर जो आपने ft निकाला था इस पीरियड के लिए फोरकास्ट, फिर मैं वही टर्म का नाम ले रहा हूं, dt माइनस ft इज व्हाट इज कॉल्ड द फोरकास्टिंग एरर।
लेकिन फोरकास्टिंग एरर हमने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना होता, मैंने वैसे ही आपको मतलब बता दिया। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्टिंग करते वक्त जो वेटेड एवरेज निकालनी है, दो टर्म्स की वेटेड एवरेज निकालनी है। वो क्या है दो टर्म्स? वो हैं द मोस्ट रीसेंट डिमांड एंड द मोस्ट रीसेंट फोरकास्ट। वेटेड एवरेज निकालनी है इनकी। वेट हम जो मोस्ट रीसेंट डिमांड को देंगे उसका नाम देते हैं अल्फा। तो अगर इसको अल्फा दे दिया, अल्फा इज एनी कांस्टेंट बिटवीन 0 and 1, सो इट्स ए फ्रैक्शन। सो अगर मोस्ट रीसेंट डिमांड को हमने वेटेज दे दी अल्फा और सिर्फ एक और टर्म है, हमें पता है सम ऑफ द वेट्स इज 1, तो अगर एक वेट है अल्फा और दूसरा वेट रह गया तो उसको वेटेज क्या देनी पड़ेगी? 1 minus alpha, so that alpha plus 1 minus alpha becomes 1. So what is exponential smoothing forecast for the period t plus 1? The forecast for the next period using simple exponential smoothing method is ft plus 1, which is equal to alpha dt plus 1 minus alpha ft. और ये मैंने मतलब लिख दिए कि टर्म्स के मतलब क्या हैं। बच्चों इन्हीं टर्म्स को अगर आप रीअरेंज कर दो, जो इक्वेशन ए थी उसी की टर्म्स को मैं रीअरेंज कर कर इक्वेशन बी लिख सकता हूं। सो व्हाट इज इक्वेशन बी? इक्वेशन बी भी इज द फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड यूजिंग सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। लेकिन पिछले फॉर्मूला में मैंने कहा था कि इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ मोस्ट रीसेंट डिमांड एंड मोस्ट रीसेंट फोरकास्ट। लेकिन यहां रीअरेंज कर कर अलग ढंग से लिख दिया, तो यहां क्या बना? द फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड इज द मोस्ट रीसेंट फोरकास्ट प्लस अ पोर्शन ऑफ। वाई अ पोर्शन ऑफ? बिकॉज मैंने कहा अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, ये हमेशा फ्रैक्शन है। तो अ पोर्शन ऑफ व्हाट इज दिस फुल टर्म इन द ब्रैकेट? दिस इज फोरकास्टिंग एरर। सो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फोरकास्टिंग फॉर द पीरियड t plus 1? इट इज द फोरकास्ट फॉर द पीरियड t और द मोस्ट रिसेंट फोरकास्ट प्लस अ पोर्शन ऑफ द फोरकास्टिंग एरर। ओके, वाई द नेम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग? अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वेटेड मूविंग एवरेजेस मेथड है। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग जो फोरकास्टिंग मेथड है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्ट या ft plus 1, वेटेड एवरेज ऑफ dt एंड ft। बट अगर आप इसको dt की ही टर्म्स में देखते रहो, पास्ट सेल्स, मोस्ट रीसेंट पास्ट सेल्स, उससे पुरानी पास्ट सेल्स, अगर आप उस टर्म्स में देखो, ओके लेट्स एक्सपैंड फर्स्ट। अल्फा डी, ये ft plus 1 का फॉर्मूला हो गया, अल्फा dt plus 1 minus अल्फा ft। अगर अब मैं ft जो है इसको फिर इसी फॉर्मूला से एक्सपेंड कर दूं तो वो आएगा ft इज अल्फा टाइम्स dt minus 1, क्योंकि ft कब निकाला गया था? t minus 1 पीरियड में, t पीरियड के लिए फोरकास्ट, तो वो हो जाएगा अल्फा इंटू dt minus 1। यही फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला, सिर्फ t की जगह क्या आ रहा है? t minus 1। तो आप ये देखिए एक्सपैंड हो गया। करते करते आप देखिए एंड में आप यहां पहुंच गए। तो ये जो बच्चों एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्टिंग मिल रहा है आपको फोरकास्ट, ये क्या कर रहा है कि जो मोस्ट रिसेंट डिमांड है उसको वेटेज दे रहा है अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, उससे पुरानी सेल्स वैल्यू को दे रहा है अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर 1, उससे पुरानी सेल्स वैल्यू को दे रहा है अल्फा इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। ऑटोमेटिकली ये सबको वेटेज पुरानी पास सेल्स वैल्यू को भी पिक्चर में अपने आप लेता जा रहा है, जबकि आपसे इसने सिर्फ बेचारे ने दो टर्म्स मांगी थी, लेकिन आप देखिए इसने ऑटोमेटिकली सारी पुरानी सेल्स वैल्यू ले ली है। मोस्ट रीसेंट डिमांड को ज्यादा वेटेज दे रहा है, पुरानी डिमांड को, पुरानी सेल्स को कम वेटेज दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये जो वेटेज है ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रही है। दैट इज वाई द नेम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्टिंग। हाउ डू वी सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ अल्फा? देखिए भाई, अल्फा इंटू डी टी प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू एफ टी था ना फॉर्मूला। तो इसका मतलब अगर आप मोस्ट रीसेंट डिमांड को ज्यादा वेटेज देना चाहते हैं, ये देखिए इक्वेशन ए द्वारा, एफ टी प्लस 1 इज अल्फा डी टी। सो अगर आप कहते हो कि सर मेरे को रीसेंट, मोस्ट रीसेंट सेल्स को ज्यादा वेटेज देनी है फोरकास्ट निकालते हुए, अल्फा की वैल्यू हाई करिए। तो बच्चों कभी भी अगर आपकी डिमांड टाइम सीरीज में आपको लगता है कि ट्रेंड है हल्का फुल्का, तो हमेशा अल्फा को वैल्यू दो ज्यादा। लेकिन आइडियली तो ये मेथड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, और तभी यूज होगा जब आपके डिमांड टाइम सीरीज में लार्जली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, गिव लो वैल्यू ऑफ अल्फा
और जब आप लो वैल्यू ऑफ अल्फा देंगे तो एक्सपोनेंशियल डिके जरूर आएगा पुरानी वैल्यूज में, लेकिन क्योंकि वैल्यू अल्फा की ही लो थी तो एक्सपोनेंशियली डिके कर करके भी वैल्यूज ज्यादा नहीं बदलेंगी और पास्ट सेल्स को भी वही वेटेज मिलती जाएगी जो मोस्ट रीसेंट सेल्स को मिली है। तो मोर और लेस सभी पास्ट सेल्स वैल्यू को आप सेम वेटेज दे पाओगे। सो दिस इज हाउ वेट्स आर सिलेक्टेड। और ध्यान दीजिए वहां ट्रेंड होता था तो एन की वैल्यू देनी होती थी लो, ताकि कम पास सेल्स वैल्यू से हम एवरेज निकाल लें, लेकिन यहां देनी है अल्फा की वैल्यू हाई। और जब ट्रेंड कंपोनेंट बिल्कुल नहीं है, हॉरिजॉन्टल ही कंपोनेंट है, सिंपल वेटेड मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज निकालते हुए आप ज्यादा एन वैल्यू लेते थे, यहां अल्फा वैल्यू लेनी है लो। और हमने ना एक रिलेशनशिप भी इंपेरिकली डिराइव किया हुआ है लिटरेचर में कि अगर आपके पास सपोज कोई कहता है कि यार आपकी कंपनी अभी तक तो सिंपल मूविंग एवरेजेस मेथड यूज करती थी, सपोज वो एन यूज करती थी 8 FT+1 निकालने के लिए, 8 पास्ट सेल्स लेती थी, भाई अब वो स्विच करना चाह रहे हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्टिंग पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा दैट दे शुड टेक। तो अगर ये एन अभी तक सपोज 7 या 8 ले रहे थे, जो भी ले रहे थे, इस फॉर्मूला में पुट करो और अल्फा वैल्यू उनको मिल जाएगी। अब वो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्टिंग मेथड यूज कर सकते हैं। So बच्चों, this brings us to the end of demand forecasting. There are a lot of things which could have been discussed under demand forecasting, but at the undergraduate level, what all we have done is sufficient. I wish you all the best. Thanks for your patience and thanks for watching. Bye.